हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के एक स्टेप की। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें हम कहा था सेल अपने लिए एनर्जी बनाने का काम करती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्यों करती है? क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे काम करने के लिए उसको हर समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस एनर्जी को वो खुद ही बना रही है। अब उस एनर्जी को बनाने के लिए उसके पास दो तरीके होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। तो जो सेल्स एरोबिक सेल्स होती है वो एरोबिकली, और जो एनएरोबिक होती है वो एनएरोबिकली सेल्स अपने लिए एनर्जी बनाती है। बट अब हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेप की जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में ही स्टार्ट में काम आता है, या दोनों में ही हम कह सकते हैं कॉमन पाथवे है। चाहे सेल एरोबिक सेल है चाहे एनएरोबिक सेल है, दोनों के दोनों सेल जब भी अपने लिए एनर्जी बनाने का काम स्टार्ट करेगी, ये काम तो जरूर से ही करेगी, यानी कॉमन पाथवे फॉर द रेस्पिरेशन और फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये कॉमन पाथवे कब आएगा? तो हमने बात करी थी कि सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसके लिए हम कहेंगे कुछ सबस्ट्रेट को तोड़ा जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसमें भी अगर वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करती है, और कार्बोहाइड्रेट में अगर वो ग्लूकोज से स्टार्ट करती है, तो ग्लूकोज से अगर कोई भी सेल एटीपी बनाना स्टार्ट करता है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस, और ये काम हर सेल के अंदर होगा। तो जैसे आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर ग्लाइकोलाइसिस। नाम अगर आप देखो, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन या टूटना, यानी कार्बोहाइड्रेट का टूटना, या हम सिंपल सा कह सकते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। इस ब्रेक डाउन में जो प्रोसीजर होगा, जो रिएक्शन होगी, वो होगी एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ग्लूकोज का एक तरह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं जो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म। लेकिन लास्ट तक जाके हम देखेंगे क्या ये कैटाबॉलिज्म ही है या इसमें कुछ और भी चीजें जुड़ सकती है, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर सिंपल सा कहेंगे कि ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड बनाया जा रहा है, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा तो उसकी वजह से दो पायरुविक एसिड बनेंगे। लेकिन क्या ये काम इतना आसान है? ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। इसमें लगभग 10 रिएक्शंस इन्वॉल्व है, तो टोटल 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जिससे मिलकर के ये काम, सिंपल सा काम ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना होता है। ये जो पूरा डिटेल काम है, ये डिटेल काम 3 लोगों ने मिलकर समझाया था। इनके नाम है एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। तो इन्हीं के चलते इस पूरे पाथवे को हम एक और पाथवे का नाम दे सकते हैं ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ईएमपी पाथवे हो गया, और कॉमन पाथवे हो गया। कॉमन बिकॉज एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही ये काम जरूर से होगा। ये काम कहाँ होता है? तो ये काम होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब ग्लाइकोलाइसिस रिलेटेड सारे के सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में है, और ये पूरा पूरा काम ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड बनाने का काम वो साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है। तब हम उन 10 रिएक्शंस की बात करेंगे, उसको भी डिटेल में देखेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे रिएक्शन का क्या एनालिसिस निकल सकता है, और कंपटीशन के हिसाब से किस तरह के एंगल्स इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ बताऊं कि जो टोटल 10 स्टेप्स है, उन 10 स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता है, और वो मॉलिक्यूल वापस पहले वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत सारे स्टेप तो रिवर्सिबल है, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल है, मतलब वन डायरेक्शनल है। तो ऐसे कुछ ही है, तो वहां पर एक कंपटीशन का पॉइंट बन जाता है। तो आउट ऑफ 10 स्टेप्स उसमें हम बात करेंगे जो फर्स्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, और जो 10th स्टेप होगा। तो 1, 3 एंड 10 ये तीनों स्टेप जो होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, बाकी सारे के सारे स्टेप होंगे वो रिवर्सिबल स्टेप्स होंगे। अब इसको समझने का एक और भी आसान तरीका अगर बताया जाए, तो अगर आप एंजाइम पे फोकस करो, एंजाइम का काम अगर आपको आता है, तो आपके लिए स्टेप्स और इसके पूरे रिजल्ट याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम सिंपल चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी चलेंगे, फिर और उसका लास्ट में एनालिसिस भी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से, यानी साइटोप्लाज्म में जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट करवाया जाएगा। लेकिन क्या स्टार्टिंग से ही ब्रेकडाउन हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जाएगा, या चार्ज किया जाएगा, या किया जाएगा इसका फॉस्फोराइलेशन। तो इसके लिए अभी तक तो एटीपी बनाया भी नहीं है, उसके पहले ही उसके लिए एटीपी खर्च किया जाएगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिव किया जाएगा।
तो फर्स्ट अगर हम बात करें, एक 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना आपको, काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर सकता है, यानी एक हाई एनर्जी सब्सटेंस से क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप लेकर किसी और जगह पर वो एस्टेब्लिश करवा देगा, वहां जुड़वा देगा। तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप आएगा एटीपी से। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट दे दिया जाएगा ग्लूकोज को। तो अगर हम सिंपल सा देखें तो ये 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाया जाएगा। तो यहां पर एटीपी एनर्जी नहीं दे रहा है, एटीपी टूट के एडीपी और आईपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एटीपी अपना सीधा सीधा क्या कर रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है किसको, ग्लूकोज को, जिससे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में। एंजाइम हो गया काइनेज। अब काइनेज एंजाइम का नाम पूरा लिखने के लिए जिस सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम करता है उस हिसाब से कर सकते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर है, इसलिए इसका नाम हेक्सोकाइनेज पड़ गया। इसको हम ग्लूकोकाइनेज भी कर सकते हैं, बिकॉज ग्लूकोज पे एक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले ही स्टेप में एक एटीपी खर्च कर दिया गया। अभी तक एटीपी बनाया नहीं गया, लेकिन पहले स्टेप में एक एटीपी को खर्च कर दिया गया, जिसमें क्या किया गया, ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया गया। जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में क्या हुआ, यही ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया फ्रक्टोज में। तो आइसोमेरिज्म, जहां पर जो मेन फॉर्मूला है वो वही रहेगा, बट जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, यानी ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। तो दोनों सेम हेक्सो शुगर है। तो ग्लूकोज का आइसोमेरिज्म, तो एक आइसोमर ग्लूकोज का फ्रक्टोज, तो इसको इसमें कन्वर्ट किया, यानी वही पोजीशन तो वही रहेगी, बट ये ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। तो आइसोमराइजेशन हो गया, तो एंजाइम हो गया आइसोमरेज, ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ क्या किया गया, सेम जैसे पहले स्टेप में होता वैसे ही वापस स्टेप होगा कि एक और फॉस्फेट ग्रुप दिया जाएगा। कौन देगा, एक और एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप देगा, और वह फॉस्फेट ग्रुप अब जुड़ जाएगा किससे, फ्रक्टोज से। तो जो यहाँ पे पहले एक जुड़ा हुआ था 6 पोजीशन पे, अब फ्रक्टोज में फर्स्ट पोजीशन पर भी एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तब हो गया दोनों 1,6 बिस डाई बाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, क्योंकि अब दोनों कार्बन पे, फर्स्ट और 6 कार्बन पे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट। तो यहां पर शुरुआत में ही क्या कर दिया गया, 2 एटीपी का खर्चा कर दिया गया। तो ये फेज जो है इसको हम कह सकते हैं एक तरह से इन्वेस्टमेंट फेज या एक्टिवेशन फेज। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यही वो मेन मॉलिक्यूल है जहां से ब्रेक डाउन होगा। अब तक तो सेम ग्लूकोज 6 to 6 कार्बन ही चल रहा था, अब 6 कार्बन का ब्रेक डाउन होगा। तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है इस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का। ये ब्रेकडाउन कौन करवा रहा है, तो ये करवा रहा है एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करेगा, एक तरह का कैटालिटिक एंजाइम है, ये इनको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो इन 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3-3 कार्बन के 2 टुकड़ों में तोड़ देगा उसको। तो ये तीनों बन जाएंगे एक फॉस्फेट ग्रुप वाला, तीनों का 3rd पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, और 3 कार्बन के शुगर मॉलिक्यूल। एक फ्रक्टोज के टूटने से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक तो बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। तो इससे ब्रेकडाउन हुआ और 2 मॉलिक्यूल बने, ये और ये। लेकिन जो आगे के स्टेप्स है वो सारे इससे बनते हैं। इसका क्या होता है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसका आइसोमर ही है फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। तो इसका इसमें कन्वर्जन आइसोमरेज एंजाइम कर सकता है। तो ये तो PGL 3PGL बन ही गया है, इसको भी 3PGL में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक तो ये 3PGL आगे चलेगा और ये एक 3PGL आगे चलेगा, ये भी आगे जाके एक पायरुविक एसिड बनाएगा, ये भी एक बनवाएगा। इसका मतलब यहाँ से शुरू किया और लास्ट में जाके हम क्या बनवाने वाले हैं, 2 पायरुविक एसिड बनाने वाले हैं। अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो ये 3PGL में अब एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाएगा, लेकिन अब वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ATP नहीं दे रहा है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड वो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप देगा, और जो 3 पोजीशन पर एक फॉस्फो ग्रुप था ही अब एक और जुड़ जाएगा, तो वो 1 पे भी हो जाएगा और 3 पे भी हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर भी इन दोनों के लिए अगर हम बात करेंगे
दोनों पे, यानी वही 1/3 1/3 दोनों में इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या इसको हम कह सकते हैं DPGL, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अब ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो काम होगा एक तरह से वो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगा, यानी एल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए जाएंगे और फिर उस मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिड मॉलिक्यूल में। तो वो 2 हाइड्रोजन निकालना और 2 हाइड्रोजन उसको किसी और जगह पर शिफ्ट करवाना या जुड़वाना। तो जहां से निकलेगा वहां ऑक्सीडेशन हो गया, जहां आगे जुड़वाएगा वहां रिडक्शन हो जाएगा। तो एक तरह का ऑक्सीडो रिडक्टेज एक्टिविटी वाला एंजाइम जो है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल के किसको दे देगा, NAD+ को दे देगा, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। अब जो मैं काम यहाँ बता रहा हूँ वो काम यहाँ पर भी सेम टू सेम चलेगा, इसलिए जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है वो प्रोडक्शन यहाँ पर भी होगा। इसलिए या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दोनों स्टेप्स को अलग अलग डिटेल में बताया जा सकता है। तो एक तो आपका ये बन गया NADH2, इधर बनेगा और एक सेम टू सेम इधर बनेगा, और ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको हम कह सकते हैं ग्लिसरेट। तो एसिड को आप 8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पोजीशन अभी भी फॉस्फो ग्रुप की है वही 1/3 1/3, बट अब एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिड में। ये एक इकलौता इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे पूरे ग्लाइकोलाइसिस में एक ही जगह पर डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगा या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा, और जब भी एंजाइम काम आएगा वहां पर NADH2 बनेगा। ये क्या है NADH2? ये भी एक तरह का ATP बनाने वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्ट कोई तरह का ATP नहीं बनाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS में, और वहां जाके वो ATP देगा। तो हालांकि वहां जाके देगा लेकिन ATP तो वो देगा। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आगे जाकर के ATP बनाने वाला है। तो ये फर्स्ट जगह हो गई जहां पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब तक हमने खर्चा किया था, अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगला फिर वही स्टेप नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है 1,3 डाई, यानी 1 और 3 2 जगह पर 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या कर गया, निकल गया। किसने निकाला? तो वही एंजाइम हो गया काइनेज एंजाइम। अब काइनेज एंजाइम में क्या किया, इन दोनों में से एक फॉस्फेट ग्रुप को दे दिया ADP को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो कन्वर्ट हो गया ATP में। तो डाई कन्वर्ट हो गया वापस ट्राई में, यानी ADP बन गया ATP। ये वो पहला स्टेप है जहां पर ATP बना है। तो ये इधर भी बनेगा, एक इस मॉलिक्यूल से भी बनेगा, यानी हम कह सकते हैं एक साथ 2 ATP बनेगा। यहाँ पर जैसे शुरू में हुआ था ATP ने फॉस्फेट दिया था, यहाँ वो सीधा फॉस्फेट वो ले रहा है। यहाँ पर भी एंजाइम काइनेज था, यहाँ पर भी एंजाइम काइनेज है। तो अब क्या होगा, ये ATP प्रोडक्शन जो हुआ है वो डायरेक्टली एक सबस्ट्रेट का दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होने से हुआ है। ये भी ATP बनाएगा लेकिन वो ETS में जाके बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये ATP डायरेक्ट बना है। इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन में 2 ATP यहाँ पर बने हैं। 2 ATP क्यों कहा? क्योंकि एक इस वाले मॉलिक्यूल से बन रहा होगा, एक इस वाले मॉलिक्यूल से बन रहा होगा, तो 2 ATP बन गए। फिर नेक्स्ट दो फॉस्फेट ग्रुप में से एक फॉस्फेट तो निकल गया, अब एक ही बचा, ये बचा 3, तो ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये फिर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस वगैरह में वहां पर भी आता है। जहां हम C3 साइकिल पढ़ते हैं तो C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो यही होता है PGA। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ कौन? 1,3 DPGA। कैसे हुआ? एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया गया ADP को। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन मीन्स जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज अगर हम बात करें सिंपल सा, तो उसमें 3rd नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप था, अब वो चल के आ गया है 2nd नंबर पे, यानी 3rd से वो शिफ्ट कहाँ पर हो गया, 2nd नंबर पे।
तो जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था अब वो बन गया है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या हम कह सकते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट का आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर एंजाइम काम आएगा, वो है इनोलेज। इनोलेज क्या करता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो किसी मॉलिक्यूल से क्या करवा देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवा देगा। तो यानी यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, जिसको हम पैप भी कहते हैं। ये भी अगर हम बात करें तो C4 साइकिल में काम आने वाला मॉलिक्यूल है। तो 2-PGA को इनोलेज एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। इसके लिए क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बन गया पैप। और लास्ट स्टेप, एक और स्टेप जहां पर हम कह सकते हैं वहां पर ATP और बन रहा है, वही है ये फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और ये बन जाएगा पाइरुविक एसिड। ये भी फॉस्फेट ग्रुप सीधा दे दिया जाएगा ADP को और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो फिर यहाँ पे वैसे ही हुआ, एक सबस्ट्रेट जब दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ, पैप का कन्वर्जन जब पाइरुविक एसिड में हुआ है तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को लेकर दे दिया गया ADP को। फिर एंजाइम वही काम आएगा, काइनेज एंजाइम। तो पाइरुविक काइनेज एंजाइम फॉस्फेट यहाँ से लेके दे देगा ADP को और वो बन जाएगा ATP। तो एक सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन में यहाँ पर हुआ इस स्टेप पर और एक इस स्टेप पर हुआ। तो दो ऐसे स्टेप है जहाँ पर डायरेक्ट ATP बने, एक इधर बना हुआ, एक इधर बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, यानी टोटल हम बात करेंगे 4 ATP का प्रोडक्शन हुआ है। तो अगर हम सिंपली देखें, सारे के सारे स्टेप्स है, सबके सभी स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर बिल्कुल रिमार्केबल चेंज आता है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर है जहाँ इसके टूट के 2 टुकड़े हो गए हैं, ये 2 स्टेप है जहां पर ATP खर्च हुआ है, ये 2 स्टेप ऐसे है जहां पर ATP बने हैं। तो यानी कुल मिला के इस तरह से बात करेंगे, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ 2 पाइरुविक एसिड में, तो एक ग्लूकोज से बनता है 2 पाइरुविक एसिड, ये हर सेल में होगा। अब पाइरुविक एसिड का आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा वो सेल एरोबिक है या एनएरोबिक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये तो हुए टोटल स्टेप्स। अब उस टोटल स्टेप के साथ कुछ और कंक्लूजन जो याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे ATP की प्रोडक्शन की, जो अक्सर हमेशा कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है ATP को लेकर के। अगर हम ATP का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे देखेंगे हमने 2 ATP तो पहले ही क्या कर दिए हैं, कंज्यूम कर दिया है, यानी शुरुआत में हमने 2 ATP खर्च कर दिए हैं। फिर आगे जाके हमने क्या किया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 4 ATP बनाए हैं। ये 4 ATP का प्रोडक्शन किया है। अगर ग्रॉस ATP प्रोडक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा तो 4 है, लेकिन अगर नेट की बात करें तो ये 2 में से 4 में से 2 को घट जाएंगे, तो ये 2 घटाने के बाद बच जाएगा 2 ATP। ये 2 ATP नेट प्रोडक्शन है। अब नेट प्रोडक्शन क्यों कहा, क्योंकि हमने टोटल 4 बनाए, 4 में से 2 खर्च कर दिए, तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्शन जो बचेगा वो नेट 2 ही ATP का बचेगा। लेकिन अगर हम इसको जोड़ें, ये आगे जाएगा जब ETS में जाके एक NADH2 3 ATP के बराबर बनाता है। कैसे हम यहाँ कह रहे हैं 2 NADH2 बनेगा, तो 2 NADH2 क्या करेंगे 6 ATP देंगे। तो ये 2, 3 और 3 इस तरह से मिला के टोटल हो जाएंगे 8 ATP प्रोडक्शन। यानी जब हम इसको काम में लेते हैं, यानी इसको जब ETS में भेजा जाएगा तब जाकर के वो क्या करेगा 6 ATP और देगा, यानी 2 मॉलिक्यूल और ATP बनाएंगे और टोटल हो जाएगा 8 ATP। तो 2 + 6 8 ATP। लेकिन ये कब लिखा जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में लिखा जाएगा आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक 6 मॉलिक्यूल है, ये 3 के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, अभी तक ऑक्सीडेशन प्रॉपर हुआ नहीं है। लेकिन जब ये वहां तक पहुंचेगा तब तक पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, CO2 निकल चुकी होगी। तो आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन वर्ड लिखा आए या ETS मेंशन किया जाए तब आपको टोटल प्रोडक्शन बताने हैं 8 ATP। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो, सबस्ट्रेट लेवल लिखा हो, तो आपको बताना है टोटल प्रोडक्शन 4 और नेट प्रोडक्शन जो है वो 2 ATP के बराबर होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या बात करेंगे, टोटल हमारे पास 10 स्टेप है।
इस 10 स्टेप में अगर आप देखो गौर से, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं आया जहां पर हम देखेंगे या तो ऑक्सीजन काम आई हो या CO2 वहां से निकली हो। तो ना तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, ना CO2 लिबरेट हो रही है। जैसा हम रेस्पिरेशन को हम समझते हैं कि ऑक्सीजन काम आ रही है और CO2 बाहर निकल जा रही है, इस पूरे प्रोसेस में ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। दूसरा, टोटल 10 स्टेप्स है, जिसमें हमने कहा 1, 3 और जो 10th स्टेप है वो इरिवर्सिबल है, बाकी सारे स्टेप्स जो है वो रिवर्सिबल है। ATP की बात करेंगे तो ATP का नेट प्रोडक्शन 2 ATP के बराबर है। हम पहले 2 ATP खर्च कर देते हैं, बाद में जाके हम 4 ATP बनाते हैं, तो इसलिए हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन 2 ATP के बराबर ही रहता है। लेकिन अब अगर सवाल ये पूछ ले कि अगर तुम्हें ये दिया हुआ हो या मान लो ये दिया हुआ हो, स्टार्टिंग ग्लूकोज से नहीं है, अगर किसी ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि मान लो सपोज आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो आप लास्ट में कितना ATP बनाओगे। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप एक ही ATP खर्च कर रहे हो और आगे जाके ढेर सारा बना रहे हो, तो सिर्फ वहां पे क्या होगा, कंज्यूम में एक ही ATP माइनस किया जाएगा। आप 2 कभी माइनस करोगे जब आप ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है कि इफ यू हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,6 फॉस्फेट फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट, तो कितना होगा, तो आपको जितना बन रहा है उतना बताना है, यानी 10 बन रहा है 10 बताना है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले खर्च नहीं किया, वो नहीं पूछा जा रहा। अगर यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है तो आप टोटल प्रोडक्शन बताओगे, जो वही 4 + 6 10 हो जाएगा। यहाँ से पूछा जाता है तो आप उसमें से 1 माइनस करोगे, 9 हो जाएगा, और अगर यहाँ से पूछा जाता है तो वो 8 हो जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल से सवाल पूछा जा सकता है, ये दिया हो सकता है, ये दिया हो सकता है, ऐसे 5 मॉलिक्यूल, तो ऐसे 5 मॉलिक्यूल से तो आगे सारे हो जाएंगे, जितना बन रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये वाला प्रोसेस एक ही है। 6th स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का 6th स्टेप है, जहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है और NADH2 को बनाया जा रहा है। फिर हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी ग्लूकोज को हमने तोड़ दिया। लेकिन वास्तव में जब हम सेल लेवल पे देखते हैं तो सेल ऐसा नहीं हमेशा ग्लूकोज को ही लेकर तोड़ने बैठती है, ऐसा नहीं होता है। उसके पास जो मॉलिक्यूल अवेलेबल होती है वो वहीं से स्टार्ट कर देती है। अगर ये अवेलेबल है तो यहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा, ये अवेलेबल है तो यहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर जरूरत नहीं है, अगर ATP सफिशिएंट बने हुए, तो कोई भी काम किसी भी जगह पे रोका जा सकता है और उस मॉलिक्यूल को किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। जैसे अगर मान लो एक्सेस है तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आगे जाके ग्लिसरॉल और फैट्स बनाने में काम आ सकता है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसको फैट बना के वापस से स्टोर या किसी और जगह काम में लिया जा सकता है। PGA एक्स्ट्रा बचता है तो उससे हम अमीनो एसिड बना सकते हैं, जैसे सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन। पायरुविक एसिड एक्स्ट्रा बचता है तो वो एलानिन अमीनो एसिड बनाने में काम आ सकता है। तो हम सीधा कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ऑफकोर्स ग्लूकोज तोड़ के 2 मॉलिक्यूल बनाए गए हैं, कैटाबॉलिज्म हुआ है, बट साथ साथ में अगर जरूरत हो तो एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। फैट और अमीनो एसिड अगर बनाए जा सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह का ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम एक और वर्ड से रेफर कर सकते हैं, वो है ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म। ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, एनाबॉलिज्म क्योंकि ये चीजें बन रही है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। आप सिंपल उसको स्टेप बाय स्टेप याद रखो और कुछ जो रिमार्केबल स्टेप्स है उसको भी आप याद रखो। अगर आप उसको ढंग से कर पाओगे तो क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है और आप उसका आंसर इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको नो डाउट उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।